हेलो एंड वेलकम टू आर मिश्रा सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आप सबका स्वागत है। तो लंबे अंतराल के पश्चात यह वीडियो आपको मिल रहा है, लेकिन अब वादा है आपका, यह आगामी जो भी आपकी परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित वीडियो लगातार रूप से आपको मिलते रहेंगे। यूपीएसआई के लिए हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं। आगामी कुछ दिनों में गणित की अन्य जो भी सब्जेक्ट यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण हैं उनको आपको कंटेंट देने का प्रयास किया जाएगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था, पॉलिटी में देखें तो भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हो चुका था। अब कैबिनेट मिशन की दो जिम्मेदारी दी गई थी। कैबिनेट मिशन की दो जिम्मेदारी थी, एक अंतरिम सरकार का गठन करवाना और दूसरा भारतीय संविधान का निर्माण करना। तो भारतीय संविधान के निर्माण के क्रम में संविधान सभा का चयन किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा और अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा हो जाएगी बाबू 24 अगस्त। बातचीत अब यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। 24 अगस्त 1946 को 24 सितंबर 1946 को अनाउंसमेंट किया जाएगा, घोषणा किया जाएगा। इसका गठन हो जाएगा 2 सितंबर 1946 को और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी शामिल होगी। तो क्या क्या महत्वपूर्ण बात होती है इसमें लिख देते हैं। मुस्लिम लीग शामिल, और इससे संबंधित 24 अगस्त 1946 को देखेंगे तो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा, 2 सितंबर 1946 को देखेंगे गठन। अब इस अंतरिम सरकार में कौन कौन से मंत्रालय का कौन कौन सा प्रमुख रहा, कौन कौन सा अध्यक्ष रहा, उसको जान लें। कभी कभी वहां से प्रश्न बन जाते हैं। तथा भारतीय संविधान के लिए क्या किया गया, भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। ये सब बातें पिछली क्लास में हम लोगों ने देख ली थी। एक बार हल्का सा ओवरव्यू दिया जा रहा है। संविधान सभा का गठन, जनसंख्या के आधार पर 1:10 लाख का रेशियो बनाया गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य लिए गए। तत्कालीन समय भारत की जनसंख्या, आज़ादी के समय पेपर में पूछा जाता है कि भारत की जनसंख्या कुल कितनी थी, तो बता देंगे 40 करोड़ के आसपास, और उसी 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक सदस्य चुना गया। चूंकि 40 करोड़ जनसंख्या थी, तो ऐसी स्थिति में जो संविधान सभा के कुल सदस्यों का चयन हुआ, 389 सदस्यों का चयन किया गया संविधान सभा में। अब इस 389 का जो फार्मूला था, 296 लोगों का स्पेशली होना था बाबू निर्वाचन, मतलब इनका चुनाव किया जाएगा, और 93 लोगों का किया जाएगा मनोनयन। तो 296 लोगों का निर्वाचन। इन 296 को दो समूहों में बांटा जा सकता है, 292 और 4। 292 लोगों का चुनाव हुआ था 11 प्रांतों से, और 4 सदस्यों का चुनाव हुआ था वो चीफ कमिश्नरी प्रांत। 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन कौन से थे, इसको याद कर लीजिएगा ABCD से। ए से बाबू याद रखिएगा अजमेर मारवाड़, बी से याद रखेंगे बलूचिस्तान, सी से याद रखेंगे बाबू कुर्ग या कर्नाटक, और डी से याद रखेंगे दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे, और 296 सदस्यों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 जो है प्रांतों से हुआ था। 93 लोगों का मनोनयन करना था। अब देखेंगे टोटल 296 सीटों पर चुनाव होगा। 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से 213 सीटें रखी गई थी, अनरिजर्व्ड थी। 79 सीटों पर मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा। 4 सीटों पर स्पेशली चुनाव लड़ा था सिखों ने। तो 79, 4, 83 और 213, 296 ये हो गया सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रतिनिधि। अब चुनाव का परिणाम यदि देखें, चुनाव का परिणाम हम यहाँ पे लिख देते हैं कि चुनाव का परिणाम क्या क्या हुआ। चुनाव के परिणाम में देखेंगे तो 208 सीटों पर बाजी मारी थी किसने, कांग्रेस ने। 73 सीटों पर बाजी मारी थी मुस्लिम लीग ने। 15 लोगों में अन्य लोग आए थे। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ से संविधान सभा से संबंधित बातें पूछी जाती हैं, जैसे 80 कैंडिडेट संविधान सभा में कुल कितने थे, तो बता देंगे 26। ST कैंडिडेट कुल कितने थे, तो बता देंगे 32। महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में, महिलाओं की संख्या पूछेगा तो बता देंगे 15। उसके पश्चात देखा अंतरिम सरकार में क्या क्या बातें थी। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष कौन रहा, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद की स्थिति को देखेंगे। यहाँ तक की बात को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे देखते हैं।
चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। इसके आगे देख लेते हैं क्या क्या बात थी। तो हेडिंग डालेंगे आजादी से पूर्व, आजादी से पूर्व अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का मतलब होता है अस्थायी सरकार। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बाबू इसका अध्यक्ष बता दीजिए, तो लॉर्ड माउंटबेटन। इसके अलावा प्रमुख मंत्रालय, एक कॉलम बना लेंगे। जो मंत्रालय ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है उसको बता देते हैं, प्रमुख मंत्रालय। और उस मंत्रालय की अध्यक्षता किसने की थी, इसको जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा मार्कर चेंज कर दिया जाए तो बात बन सकती है, देखते हैं। चलिए प्रमुख मंत्रालय में देखेंगे तो विदेश मंत्रालय। तो विदेश घूमना बड़ा अच्छा लगता था चाचा जी को, जवाहरलाल नेहरू। गृह सूचना, गृह सूचना प्रसारण, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय में देखेंगे तो लियाकत अली। इसके अलावा यदि आपसे कोई पूछे रेल मंत्री, तो बता देंगे अरोड़ा आसफ अली। अरोड़ा आसफ अली। उद्योग एवं आपूर्ति, उद्योग एवं आपूर्ति पूछा जाए तो बता देंगे जॉन मथाई। इसके अलावा पूछा जाए कानून मंत्रालय, कानून मंत्रालय में देखेंगे तो बाबू जोगेंद्र नाथ मंडल। कानून मंत्रालय के अंतर्गत इसके अलावा यदि आप देखें तो वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय में देखेंगे तो मुस्लिम लीग के नेता हुआ करते थे आई चुंदरीगर। इसके अलावा खान व बंदरगाह देखें, खान व बंदरगाह तो CH भाभा, CH भाभा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मंत्रालय था, नीचे दिख रहा है, तो रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय में यदि आप देखेंगे तो बलदेव सिंह। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मंत्रालय पेपर में कभी कभी पूछ दिया जाता है, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था वो C राजगोपालाचारी। तो ये याद रखेंगे, ये देश की आज़ादी के पहले जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा है उस स्थिति में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिससे प्रशासन का अनुभव हो, सरकार चलाने का अनुभव हो। और आगे चल करके जब भारत का संविधान बन जाएगा तो संविधान का बनने के पश्चात देखेंगे भारत के पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के पश्चात कैबिनेट का गठन किया जाएगा। उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई थी, तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसको नोट कर लेंगे इसको। इसके अलावा इसमें और एक दो मंत्रालय है, मान लीजिए पेपर में पूछ ही दिया। एक मंत्रालय है आपका स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय में देखेंगे तो गजनफर अली खां।
गजनफर अली खां। और एक मंत्रालय संचार मंत्रालय, संचार मंत्रालय में देखेंगे तो अब्दुल रब नस्तर, अब्दुल रब नस्तर। तो ये देश की आज़ादी के पहले का कैबिनेट है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे देखते हैं। ये इतना लिखने के पश्चात आप हेडिंग बनाइएगा, देश की आज़ादी के पश्चात कैबिनेट का गठन। हम इसमें क्या क्या कहाँ पर परिवर्तन हुआ उसको मिटा देते हैं। मंत्रालय लगभग यही रहेंगे, अध्यक्ष इसमें कुछ बातें बदलेंगी। तो आप हेडिंग बनाएंगे और उसके बाद फिर से लिखिएगा, हम यहाँ पर काम हो जाएगा अपना। बस आज़ादी के पूर्व वाली बात को मिटा देंगे, यहाँ से बात को मिटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं, ध्यान से समझेंगे। आज़ादी के बाद कैबिनेट का गठन। यदि इसमें देखेंगे तो यदि आपसे कोई पूछा जाए आज़ादी के बाद जो सरकार बनेगी उसका अध्यक्ष कौन होगा, तो अध्यक्ष के तौर पर हो जाएंगे, चूंकि भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल के तौर पर जाने जाते हैं सी राजगोपालाचारी, ये हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे बाबू तो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सब लोग जानते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रमुख मंत्रालयों में देखेंगे तो विदेश मंत्रालय भी इन्हीं के पास था, विदेश मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू बता देंगे। गृह सूचना प्रसारण, और इसके साथ एक और मंत्रालय यहाँ पर जोड़ लेंगे वो रियासत मंत्रालय। इन सब की जिम्मेदारी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वित्त मंत्री के तौर पर देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री बताइए, तो आप बता दीजिएगा आर.के. षणमुखम चिट्टी, आर.के. षणमुखम चिट्टी। रेलवे मंत्री देखेंगे तो स्वतंत्र भारत के जो रेल मंत्री स्वतंत्रता के पहले अरुणा आसफ अली को मिला हुआ था, स्वतंत्र भारत में देखेंगे तो मिल गया है जॉन मथाई को। उद्योग एवं आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कानून मंत्रालय देखेंगे तो हो जाएंगे बाबू भीमराव अंबेडकर। आज़ादी के पहले ये जोगेंद्र नाथ मंडल को मिला हुआ था, भीमराव अंबेडकर साहब। खान व बंदरगाह देखेंगे, खान व बंदरगाह तो एन.बी. गॉडगिल, नरेश विष्णु गॉडगिल के तौर नाम से ये विख्यात रहे। रक्षा मंत्रालय उन्हीं के पास रहा, बलदेव सिंह के पास ही। स्वास्थ्य मंत्रालय में देखेंगे तो स्वास्थ्य मंत्रालय काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में यह भी पूछा जाता है। राजकुमारी अमृता कौर, मार्कर सब गड़बड़ चल रहा है आज। राजकुमारी, एक मिनट रुके रहिएगा, मार्कर में थोड़ा सा इंक भरना। चलिए, मार्कर में इंक पड़ गया है, देखते हैं मार्कर अब सही चल रहा होगा। बहुत सही। इसके बाद देख लें संचार मंत्रालय में यदि आपसे पूछेगा तो बता दीजिएगा रफ़ी अहमद किदवई। अब आपको एकदम मस्त दिखाई देगा, रफ़ी अहमद किदवई। वाणिज्य में देख लेंगे तो C.H. भाभा। इसके अलावा एक मंत्रालय और छूट गया था, अंतरिम सरकार में भी था और आज़ादी के बाद भी था, उसको याद रखेंगे।
खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय हुआ करता था बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो हमने आपको ये दो बातें बता दी कि संविधान सभा का गठन कैसे किस प्रकार हुआ, संविधान सभा के गठन में संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों को रखा गया, संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, संविधान सभा का परिणाम क्या रहा। उसके बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक से बातचीत शुरू करते हैं और संविधान सभा की प्रथम बैठक से पहले थोड़ा सा संविधान सभा का इतिहास जानने का प्रयास करते हैं कि दुनिया में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, कांग्रेस के किस किस अधिवेशन में संविधान सभा और इससे मिलते जुलते प्रक्रियाओं के बारे में, या भारत के संविधान का निर्माण कैसे किस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा उस पर कहाँ पे चर्चा हुई है, उसको थोड़ी देर में देख लेंगे 2-3 मिनट में। और उसके बाद संविधान सभा ने कैसे काम करना शुरू किया ये, और फिर भारत के संविधान को आज बनवा दिया जाएगा। तो आज की क्लास में जब तक संविधान बन नहीं जाएगा तब तक यह क्लास चलती रहेगी, खूब आराम से तसल्ली से देखें। और आप लोगों में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि लाइव आकर के पढ़ाया जाए, तो किस टाइम आप चाहते हैं कि लाइव आकर के पढ़ाया जाए जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग आकर के जुड़ सकें। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यदि आप बताते हैं, और यदि ठीक ठाक बच्चों का ये चाहना रहा कि लाइव क्लासेज आकर के लाइव पढ़ाई जाए, तो कमेंट करेंगे मैक्सिमम, अधिक से अधिक जितने लोग कमेंट कर पाएंगे, अधिक से अधिक संख्या में यदि जुड़ेंगे तो जिस टाइम पर कहेंगे तो एक टाइम बना करके लाइव आकर के आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आपको और बेहतरीन ढंग से बातें एक लाइव जैसे आमने सामने क्लासेस चलती हैं उस तरीके के माहौल को कुछ फील किया जा सके। ठीक है, तो कमेंट करेंगे। बाकी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक जितने लोगों तक आप पहुंचाएंगे तो जो हमारा प्रयास है वो सार्थक सिद्ध होगा और कहीं ना कहीं आपको भी तमाम दुआएं मिलेंगी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए हुआ क्या, ये मंत्रालय बन गए हैं, अब संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा अपना जो है फंक्शनिंग, अपना कार्य करना शुरू करेगी। उसके पहले थोड़ा सा संविधान सभा का इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे संविधान सभा, और संविधान सभा का क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, सीधे आ जाते हैं इस मुद्दे पे। यदि आपसे कोई पूछे कि संविधान सभा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, सर्वप्रथम प्रयोग, तो बता देंगे हेनरी मेन के द्वारा। संविधान सभा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है हेनरी मेन के द्वारा। पेपर में आया हुआ प्रश्न है, याद रखेंगे। यदि ये तो दुनिया की बात हो गई, यदि आपसे कोई भारत में पूछे तो स्वराज विधेयक के दौरान देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सर्वप्रथम, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में। इसके अलावा देखें तो कांग्रेस के किस किस अधिवेशन में लगभग मिलता जुलता इस तरीके से सिद्धांत प्रयोग किए गए थे। तो कांग्रेस के बाबू 1918 के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता इमाम ने की थी, और 1918 के इस अधिवेशन में स्पेशली एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था जिसका नाम है आत्म निर्णय का सिद्धांत। तो ये भी कुछ संविधान सभा के जैसे मिलते जुलते विचारों से ही संबंधित हुआ करता था। इसके अलावा देखेंगे तो 1918 के बाद 1934 में, 1934 का भी अधिवेशन बंबई में ही हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसमें इस पे कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण एक सभा के द्वारा किया जाएगा। चूंकि इस सभा की जिम्मेदारी थी संविधान के निर्माण करने की, इस वजह से इस सभा को कहा गया संविधान सभा। 1934 के बाद देखेंगे तो 1936 में लखनऊ अधिवेशन में स्पेशली देखें तो इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण का जो संविधान सभा चुनी जाएगी वो वयस्क मताधिकार पर चुनी जाएगी। और इसके अलावा 1918, 34, 36, 1937 फैजपुर अधिवेशन, इसकी भी अध्यक्षता किए हैं जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि भारत के संविधान निर्माण में और भारत के संविधान सभा के गठन में किसी बाह्य हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहलू रहे। उसके बाद संविधान सभा का गठन हो गया, आप जानते हैं।
संविधान सभा के गठन करने के पश्चात पेपर में यहां तक बात पूछी गई है कि किस दिन को, तो दिन सोमवार प्रातः 11 बजे। सेंट्रल असेंबली में संविधान सभा की प्रथम बैठक होगी, तो सन याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा को सीए शब्द से लिख रहे हैं, सीए बोले तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। पेपर में पूछा जाएगा कि कुल कितने सदस्य उपस्थित थे पहले वाले में, कुल सदस्य उपस्थित, तो कुल सदस्य उपस्थित पूछेंगे तो बड़ा आसान सा है, आप सब लोग रीजनिंग पढ़ते हैं, तो 2 - 1 - 1, ठीक है, 210। 210 सदस्य उपस्थित थे। तो पहले मुलाकात थी, सब लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ, परिचय हुआ, हालचाल हुआ और कुछ खास बात नहीं की गई। अब ये हुआ कि हम लोग चुन लेते हैं, कम से कम कुछ काम नहीं हुआ तो कुछ काम कर लेते हैं। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो अस्थायी अध्यक्ष रहे, तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष पूछेंगे। हालांकि पेपर में अब इस प्रश्न को पूछे जाने की संभावना कम होगी, लेकिन फिर भी इसको जानेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण पहलू है। इनका नाम है बाबू डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। हाँ, यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, पेपर में इस तरीके से प्रश्न आ सकता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, क्या कारण था कि चुना गया। अब ज्यादातर संभावना होगी ऐसे प्रश्न पूछे जाने की। तो इनको अस्थायी अध्यक्ष इसलिए चुना गया, तो लिख लेंगे बाबू वरिष्ठता क्रम के आधार पर, मोस्ट सीनियर हुआ करते थे, तो वरिष्ठता क्रम के आधार पर इनको चुन लिया गया संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तेजी से उसको देख लेते हैं। 9 तारीख के बाद 10 तारीख को छुट्टी रही, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इस दूसरी बैठक में कुछ खास काम नहीं हुआ, ये हुआ कि अस्थायी अध्यक्ष चुन लेते हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और इसके अलावा यहां पर देखेंगे 2 उपाध्यक्ष चुने गए। 2 उपाध्यक्ष में देखेंगे तो एक लोगों का नाम है बाबू एच.सी. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी के नाम से विख्यात, और एक व्यक्ति हैं उनका नाम है टी.टी. कृष्णामाचारी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ये चर्चा की गई। 11 दिसंबर 1946 के बाद देखेंगे तो 13 दिसंबर 1946। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम चीज़ों को मिटा देते हैं, उसके आगे बताते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष तेरह दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष देखेंगे तो उपस्थित किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, प्रस्ताव को पास किया, समर्थन दिया, ऐसा आप कह सकते हैं। और स्वीकार करने के पश्चात ये हुआ कि भारतीय संविधान के निर्माण के क्रम में, चूंकि संविधान बनाना इतना आसान काम था नहीं, तो भारतीय संविधान के निर्माण के क्रम में सहयोग के लिए, किसके सहयोग के लिए? संविधान सभा के सहयोग के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जाए, इस बात पर भी चर्चा हुई। तो विभिन्न समितियों का गठन होगा। विभिन्न समितियों में पेपर में पूछा जाएगा कि संविधान के निर्माण के क्रम में कुल महत्वपूर्ण समितियां जिन्होंने योगदान दिया था, यह संख्या पूछी जाती है, आप याद रखेंगे।
बाकी एक अलग से टॉपिक होगा कि संविधान सभा के निर्माण के क्रम में महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष, उसको हम लोग एक अलग सेगमेंट में करेंगे, 10-12 मिनट में हो जाएगा वो बात। तो महत्वपूर्ण समितियों के दौर पर देखेंगे तो 13 महत्वपूर्ण समितियां थी जिन्होंने काम किया। 13 महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया। इन समितियों ने अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात सचिवालय बनाया गया था। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये हो गया आपका सचिवालय। इस सचिवालय के प्रमुख हुआ करते थे बाबू बी.एन. राव साहब, बी.एन. राव। तो इन महत्वपूर्ण समितियों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी सचिवालय को। सचिवालय के हेड हुआ करते थे बी.एन. राव। इसके अलावा बी.एन. राव से संबंधित प्रश्न देखेंगे तो यह संवैधानिक सलाहकार रहे, तो पेपर में पूछ दिया जाता है संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या तो परामर्शदाता, इन दोनों से प्रश्न पूछा जाए तो बेनेगल नरसिंह राव को बताएंगे। इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, सभी रिपोर्टों को पढ़ने के पश्चात बी.एन. राव ने एक प्रारूप तैयार किया, ध्यान से समझेंगे इस बात को, और इस प्रारूप को सौंप दिया संविधान सभा के अध्यक्ष के पास। संविधान सभा के अध्यक्ष को आप जान ही रहे हैं कौन है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब इस प्रारूप पर अंतिम रूप से एक बार चर्चा करने के लिए एक और समिति का गठन किया गया, वो उसी में 13 महत्वपूर्ण समितियों में इन्वॉल्व है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा इस प्रारूप पर और बेहतरीन ढंग से अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। पेपर में पूछा जाएगा कि वह कौन सी समिति थी जिसका गठन किया गया था अंतिम प्रारूप पर चर्चा करने के लिए। तो इस समिति का नाम ही, चूंकि ये प्रारूप पर चर्चा करने के लिए गठित हुई थी, तो इसका नाम है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की गठन का तारीख आप याद रखेंगे। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, और प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष हुआ करता था, महत्वपूर्ण बात है, पेपर में पूछा जाता है, याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो अध्यक्ष एक भीमराव अंबेडकर रहे, प्लस 6 सदस्य इनके सहयोगी सदस्य रहे। समितियों में पढ़ेंगे तो एक बार फिर से प्रारूप समिति आएंगे तो वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिर से ध्यान से समझ लें, महत्वपूर्ण समितियों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी सचिवालय को, जिसके प्रमुख हैं बी.एन. राव। बी.एन. राव से एक फैक्ट और आप याद रख सकते हैं कि बाबू भारत के संविधान के निर्माण के साथ साथ म्यांमार के संविधान के निर्माण योगदान में भी इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। बी.एन. राव ने एक प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप को सौंपा गया संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको चेक करने के लिए सौंपा प्रारूप समिति को। प्रारूप समिति ने सभी समीक्षा करने के पश्चात 21 फरवरी 1948, ध्यान से देखेंगे, 21 फरवरी 1948 को या फिर अपनी रिपोर्ट सौंप दी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास। और 21 फरवरी 1948 को यह रिपोर्ट पाने के पश्चात देखेंगे तो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि इस रिपोर्ट पर विभिन्न वाचन, परामर्श, डिबेट होना जरूरी है, विवाद या कह लीजिए इस पर एक बार मंत्रणा हो जाए। तो देखेंगे तो इस रिपोर्ट पर पेपर में पूछा जाएगा कि कुल कितने वाचन हुए थे। तो लगभग इसके पश्चात 3 वाचन किए गए। दूसरा वाचन सबसे लंबा चला था। अंतिम वाचन जो था तिथि उसकी 26 नवंबर 1949 को बन करके इस तरीके से देखें तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। चूंकि 26 जनवरी हमारे इतिहास में बड़ा महत्व का दिन हुआ करता था, इसलिए यह प्रयास किया गया कि संविधान पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा 26 जनवरी को, लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान लागू कर दिए गए। पेपर में पूछा जाएगा कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे, बता दीजिएगा। कुल 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके पश्चात यदि आपसे कोई पूछे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक पूछेंगे तो 24 जनवरी 1950
और इसी 24 जनवरी 1950 को 3 महत्वपूर्ण क्या क्या, भारत के राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रगान और भारत का राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रगान के तौर पर जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, और राष्ट्रगीत के तौर पर देखेंगे तो वंदे मातरम को अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान को बनाने में यदि आपसे कोई पूछे कि कुल कितना रुपया खर्च हुआ, तो कभी कभी एग्जैक्ट यदि फिगर दे देगा, बाकी मोटी मोटा देखेंगे तो 64 लाख रुपए लगे थे, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर बाबू एग्जैक्ट वैल्यू लिख देता है, तो उसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं, 6 3 जोड़ने पे 9 होता है, 9 का क्यूब होता है बाबू 729, और बीच में फिर 6 रख लीजिएगा, तो कुल लगभग इतने रुपए खर्च हुए थे, 63,96,729 रुपया, या तो राउंड आप करके बातें को पूछेगा तो 64 लाख रुपए। समय बड़ा आसान सा है, सब लोग जानते हैं कि संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा है। तो समय लगा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के पश्चात भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ। हमारी संविधान सभा, एक ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं, हमारी संविधान सभा 1952 तक यदि आप देखें तो हमारी संविधान सभा ही हमारे संसद के तौर पर काम करती थी। ये भी एक महत्वपूर्ण डेटा है, पूछा जाता है। उसके पश्चात संसद का गठन कह लीजिए हुआ, और संसद अपनी कार्यवाही करना 1952 के पश्चात, या 1952 से मई 1952 के आसपास से इन्होंने अपना फंक्शनिंग करना शुरू किया। इसके अलावा 1-2 फैक्ट और आप याद रख सकते हैं। संविधान सभा 2 रूप से कार्य करती थी, एक बार विधायिका के तौर पर, एक बार कार्यपालिका के तौर पर। चूंकि आपको हमने पहले ही बताया कि संसद के तौर पर तो संसद का निर्माण कार्य हुआ करता है कानून बनाना, अर्थात विधायिका का। तो पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि जब विधायिका के तौर पर संविधान सभा की अध्यक्षता करना होता था तब कौन करता था, और संविधान सभा का कार्यपालिका के तौर पर अध्यक्षता करना होता था तब कौन करता था। विधायिका के तौर पर यहाँ पर बात लिख दे रहे हैं कि संविधान सभा का विधायिका अध्यक्ष यदि आपसे पेपर में पूछे, विधायिका अध्यक्ष पूछेगा तो आपको नाम बताना होगा बाबू, जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। और विधायिका के बाद देखेंगे तो कार्यपालिका, कार्यपालिका अध्यक्ष के तौर पर देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जीवी मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेवन मावलंकर। यह अपनी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, इस फैक्ट को आप जानते होंगे। राष्ट्रगान, राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत से संबंधित ऑलरेडी कई फैक्ट हमने पिछले कई वीडियो में बताया हुआ है। तो इस तरीके से रहा भारत के संविधान बनने की स्थिति, भारत के संविधान का निर्माण हो चुका है। अगली मुलाकात जब होगी तो यूपीएससी या पॉलिटी, जहां कहीं भी पेपर में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण यदि आप टॉपिक देखेंगे तो भारतीय संविधान का भाग 5 और भारतीय संविधान के भाग 5 का एकदम हुबहू फोटोकॉपी के तौर पर आप देखेंगे तो लगभग भाग 6। तो आज की इस मुलाकात में, इस वीडियो लेक्चर में बात इतनी ही। यदि आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कहां पर क्या चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने का प्रयास किया जाएगा। प्यार बनाए रखें, भरपूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।